हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी एसएससी एमटीएस की जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर है, जिसमें हम लोग मेनली जीएस जीके का जो सेक्शन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके तहत यह तीसरा पेपर है और यह जो है 6 अगस्त अर्थात अगस्त 2019 का पेपर है और यह द्वितीय पाली का पेपर है जो है, ठीक है। 6 अगस्त 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है। इसमें हम लोग जीके जीएस का जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसके तहत जो इस प्रकार इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ताकि जो है आपको इस क्वेश्चन के अलावा और भी जो क्वेश्चन इस पर आधारित पूछे तो उसे आप आसानी से हल कर सके जो है। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सभी ऑप्शनों को एक्सप्लेन करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर जो है इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि जुलाई 2019 में, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है कि जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। यह करेंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो है आप लोग करेंट भी में देखिए। हम पहले भी कर चुके हैं 2 पेपरों में कि देखिए यूनेस्को से संबंधित जो भी अपडेशन हो उसे आप जरूर याद रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो यह भी करेंट से क्वेश्चन है और इसे पूछा गया है कि जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन है आपका ओरछा, अहमदाबाद, हैदराबाद और जयपुर। तो इसका जो उत्तर है आपका 4 जो है हैदराबाद। इसका जो उत्तर है अर्थात विकल्प 4 जो है इसका सही उत्तर हो गया, क्योंकि उस समय जो है जयपुर को, जो इसे गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, इसे जो है इसमें शामिल किया गया, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया जो है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया जयपुर। अब शेष विकल्प को देखते हैं। जैसे अहमदाबाद को देखें तो अहमदाबाद को जो है इसे 2017 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, 8 जुलाई 2017 को। और जो है हैदराबाद और मुंबई को 2019 में इसे क्रिएटिव शहर के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में और मुंबई को सिनेमा जगत या फिल्म क्षेत्र के रूप में जो है इस सिटी को शामिल किया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखें, अभी जो एग्जाम होगी उसमें पूछने की पूरी संभावना है कि जम्मू कश्मीर को जो भी इसके क्रिएटिव शहर के रूप में शामिल किया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन है आपका BY रेड्डी, NK सिंह, अमिताभ कांत, उर्जित पटेल। तो इसमें जो आपका उत्तर है विकल्प 2 है अर्थात NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। इनका जो कार्यकाल, जो 15वें वित्त आयोग है, इनका जो कार्यकाल जो है 2021 से 2026 है, ठीक है। तो यह जो है पहला वित्त आयोग है जिसका जो कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ाया गया, क्योंकि इनका जो मूल कार्यकाल था 2020 से 2025 तक था, लेकिन इन्हें जो है 2021 से जो है 2026 तक जो इसका कार्यकाल है। इनका जो है इस वित्त आयोग का गठन जो है 2017 में, नवंबर 2017 में हुआ है इनका गठन जो है, ठीक है। इस वित्त आयोग के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग का गठन जो है कब हुआ, तो इसका जो गठन हुआ नवंबर 2017 में हुआ है, ठीक है। इसका कार्यकाल जो हो गया 2021 से 2026 के लिए हो गया। और यह जो है यह रिपोर्ट जो है आयोग ने 2 पार्टों में विभाजित की। एक जो है 1 वर्षीय रिपोर्ट दी 2020-21 से, और उसके बाद जो है 21 से 26 के लिए प्रस्तुत की है, ठीक है। अब जो है इसे एक और सवाल पूछता है कि यह जो वित्त आयोग का जो गठन है यह किस अनुच्छेद के तहत है, तो संविधान के 280 के अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5वें वर्ष पर जो है एक वित्त आयोग के गठन करता है। और यह जो वित्त आयोग जो गठन हुआ, यह जो है केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी को कितना हिस्सा रखा, तो 41% जो है रखा, जो कि 14वें वित्त आयोग में 42% था। तो इससे इस तरह से जो भी फैक्ट बताया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, तो इसको आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आप देखें तो कह रहा है कि सही युग्म इसमें पहचानना है आपको कि जो है सही युग्म जो है कौन है। तो इसमें आप देखें तो इसका विकल्प जो 4 है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हिमाचल प्रदेश में था, यह इसका सही विकल्प है। इसके पहले भी इससे संबंधित वाले जो सेट प्रश्न पूछे गए थे तो वहाँ भी हमने हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में बताया था। आज जो है एक बार फिर आप देखें कि जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जो है वहाँ पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबल वारा जो है राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। तो इसे आप जो है
ध्यान में रखें इस चीज़ को, क्योंकि इसे क्वेश्चन देखिए 2 बार क्वेश्चन इससे आ गए, तो ये आपके लिए जो है लाभदायक होगा। जो है केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भरतपुर अर्थात यह राजस्थान में अवस्थित है। या कहाँ है? राजस्थान में अवस्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में नहीं होकर जो है यह गुजरात में अवस्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश में न होकर जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन है वेदांग, ब्राह्मण, उपनिषद और अर्णयक। तो इसमें जो उपनिषद है, उपनिषद को वेदांग कहा जाता है। ठीक है, इसको वेदांत कहा जाता है, वेदों का अंत कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि उपनिषद जो है वेदों के समान अंगों का गठन करते हैं। वेदांत उन विचारों को दर्शाता है जो उपनिषदों में निहित अनुमानों और दर्शन के रूप में जो है निहित हैं। तो इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यह उपनिषद है यह क्या है? जैसे दर्शन को लेकर जो है ऑप्शन में दे देगा कि यह क्या है, तो उस हिसाब से ध्यान रखेंगे कि उपनिषद जो है एक जो है यह दर्शन है जो यह विचारों को जो है या को निर्देशित करता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है, तो इसका जो उत्तर हो गया उपनिषद हो गया। उपनिषदों की संख्या आप जानते हैं कितना हो गया? 108 जो है उपनिषदों की संख्या, और यह जो है यह दर्शन होता है। तो इससे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसे आप ध्यान में रखें। देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य कौन है, या प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, तो सबसे ज़्यादा जो देश में तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। ये इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको कहीं 1214 किलोमीटर होगा, कहीं 1600 किलोमीटर होगा लिखा होगा, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि सबसे जो लंबी जो तटरेखा हो गई वह जो है गुजरात राज्य में हो गई। ये कहीं जो है आपको 1214 भी मिलेगा गुजरात के बारे में, कहीं जो है आपको 1600 भी मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में जो है गुजरात नहीं है। इसके बाद जो स्थान आता है कि अगर जो लंबी तटरेखा बढ़ता है गुजरात के बाद स्थान आता है आंध्र प्रदेश का, जिसमें 974 किलोमीटर है उसकी जो तटरेखा की लंबाई। उसके बाद फिर तमिलनाडु का स्थान आता है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से दिए गए विकल्पों के अनुसार से जो आंध्र प्रदेश हो गया वह दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो गया, और पहला हो गया आपको गुजरात। तो गुजरात ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा में सदन का नेता कौन है? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, सुशील कुमार शिंदे। तो इसका जो उत्तर है आपका विकल्प 3। देखिए, 17वीं लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वह जो है बहुमत दल का नेता होता है। मतलब कि जो सरकार बनी तो जिस दल का बना हो उसके जो है उसमें जो बहुमत वाली होती है उसके वो नेता होते हैं। तो नेता जो है अक्सर जो बहुमत दल का जो नेता होते हैं उसमें जो बने होते हैं वो मेनली प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री भारत के कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो इसलिए जो इसका उत्तर हो गया आपका विकल्प 3 हो गया, तथा नरेंद्र मोदी 17वीं लोकसभा में सदन का नेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? अनुसूचित भाषा नहीं है कहने का मतलब कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषा शामिल है उसमें शामिल या नहीं है। आप क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं इस तरह से लिखा गया है, प्रश्न को पूछा गया है कि बच्चों को समझने में भी थोड़ा सा समय लगे। तो इसलिए आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूची भाषा नहीं है, मतलब कि जो सूचीबद्ध नहीं है। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा को सूचीबद्ध किया गया है और 22 भाषा जो है शामिल है। तो ऑप्शन आपका 1 है राजस्थानी, सिंधी, बोडो और मणिपुरी। तो इसमें जो है आपका उत्तर 1 है। राजस्थान जो है उस 22 जो भाषा सूचीबद्ध है उसमें यह शामिल नहीं है। अब देखिए, जो सिंधी भाषा है इसे जो है 1967 में शामिल किया गया था इसमें, मणिपुरी को 1992 में और बोडो को जो है 2003 में शामिल किया गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका विकल्प 1 हो गया, क्योंकि राजस्थान इसमें शामिल। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है आपका 1999, 1992, 1980, 1984। तो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है यह जो है आप देखेंगे कि शरद पवार जो है वर्तमान में उनके ही पार्टी है, अर्थात जो है इस पार्टी का जो गठन हुआ 25 मई 1999 को शरद पवार ने की थी और पी.एस. संगमा और तारिक अनवर ने किया था मिलकर। मतलब कि इस पार्टी का जो गठन है 25 मई 1999 को किया गया था और इसका जो गठन है शरद पवार, पी.एस. संगमा और तारिक अनवर मिलकर इन्होंने किया था। तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प
1 हो गया 1999। ठीक है, इनका जो चुनाव चिन्ह है वह जो है आपका घड़ी है चुनाव चिन्ह, और यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। और यह राष्ट्रीय पार्टी की बात आई तो एक चीज़ और ध्यान में रखें, क्योंकि वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो इस प्रकार देश में कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है वो 9 हो गई, क्योंकि अब जो है आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन है आपका सरस्वती, रावी, घग्गर और सिंधु। तो इसमें जो है मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे, तो मोहनजोदड़ो जो है या इसका जो उत्तर है आपका जो है 4, मोहनजोदड़ो या सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। अब जो है रावी नदी के किनारे भी जो स्थल है वह है हड़प्पा स्थल है। सरस्वती जो नदी है उसके किनारे जो बनावली स्थल है। फिर उसके बाद जो घग्गर नदी है इसके अंदर कालीबंगा अवस्थित है। ये पूछा जा रहा है कि किस नदी के तट पर कौन सा स्थान अवस्थित है, इसलिए मैंने चारों के बारे में बता दिया। लेकिन जो आपका जो यहाँ जो प्रश्न है कि वह किस नदी मोहनजोदड़ो की बात आ रही है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। और इसे जो है राखलदास बनर्जी द्वारा इसे खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। आप जानते हैं कि यह जो है सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में जो है, सिंध प्रांत के जो है पाकिस्तान में अवस्थित है, जो सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में सिंधु नदी के जो है पश्चिम में यह स्थित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 हो गया। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है आपका शिक्षा, नृत्य, खेल और संगीत। तो आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो दिया जाता है खेल प्रशिक्षक, अर्थात खेल को जो प्रशिक्षण देने वाले हैं उनको जो यह पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए जो है, अब जो इस नाम से जो पुरस्कार दिया जाता है वो खेलों में उत्कृष्ट कोच को जो यह पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह पुरस्कार गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है, जो संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र इस जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसको जो है 1985 में स्थापित किया गया। और यह जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि हो सकता है पूछा जाए कि कब जो है कि यह पुरस्कार जो है कि शुरू किया गया, ऐसा कब इसे स्थापित किया गया। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे 1985 में किया गया था। और यह जो है इसके तहत जो है खेल प्रशिक्षक मूल्य जो कोच होते हैं उनको जो है दिया जाता है। और यह जो है इसके तहत जो है इनको 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है। जी ध्यान रखेंगे, यहाँ ऑप्शन है कॉपर, आयरन, टीन और सेलेनियम। तो यहाँ जो आपका उत्तर हो गया विकल्प 4, अर्थात जो 4 नंबर है यह जो है धातु नहीं है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो चिन्ह होता है वह Ag है। क्या है? Sc जो है सेलेनियम, इसका जो प्रतीक है सेलेनियम। और इसका जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या जो है इसका 34 है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसका परमाणु संख्या 34 है। और यह गैर धातु है जिसमें जो कि यह धातु अधातु के बीच का गुण यह प्रदर्शित करता है। और यह इसकी अगर देखें तो यह समानता किससे है पाई जाती है? आर्सेनिक जो हम लोग देखते हैं आर्सेनिक पाया जाता है उससे यह इसकी गुण सामान्य है, अर्थात उसके सामान्य पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प 4 हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ जो है नहीं लगती है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और ईरान। तो यहाँ जो है आपका उत्तर हो गया विकल्प 2, क्योंकि ईरान की जो सीमा है वह भारत की सीमा के साथ जो है नहीं लगती है, अर्थात यह भारत की सीमा से लगी हुई नहीं है। भारत के साथ जो लगने वाले जो देश हैं वो 7 देश हैं जिनकी सीमाएं जो है भारत के साथ जो है लगती हैं। इनमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वह लगती है बांग्लादेश की सीमा जो है वह लगती है, जो कि लगभग ये जो इनकी 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश की सीमा जो है। ठीक है, सबसे अधिक जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किस देश की सीमा भारत की सीमा के साथ लगती है, तो ध्यान में रखेंगे वह बांग्लादेश हो गया। फिर चीन की स्थान आता है, चीन जो है 3488 किलोमीटर है। फिर पाकिस्तान का स्थान आता है जो 3323 किलोमीटर है। फिर नेपाल का स्थान है, म्यांमार जो है, और भूटान जो है 699। सबसे जो कम लगता है वह अफगानिस्तान 106 किलोमीटर मात्र लगता है। तो इस प्रकार इससे हो सकता है क्वेश्चन पूछे, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है,
तो इसका जो ऑप्शन है 8 मार्च, 1 दिसंबर, 1 नवंबर और 5 जून। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 2, अर्थात 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह जो है एड्स दिवस एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है यह दिया जाता है। यह पहली बार 1987 में जो है मनाया गया था, अर्थात यह 1987 से जो यह मनाया जाता है। यह 1987 में इसकी जो परिकल्पना जो जेम्स डब्ल्यू थे और बून थॉमस नेटर ने की थी, उसके बाद जो है 1987 में इसकी कल्पना दी प्रस्तुत किया था। उसके बाद जो है 1988 से यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित किया गया और यह लगातार जो है प्रतिवर्ष मनाना शुरू हुआ। तो यह जो शुरुआत हुई, पूछा जाए इसका जो परिकल्पना की गई 87 में, और यह 88 से जो है यह लगातार जो है यह मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष। ठीक है, यहाँ 5 जून है, इसे ध्यान में रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस है, क्योंकि पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट दिवस है और इसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखें। 8 मार्च जो है, 8 मार्च को जो महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1958, 1951, 1955, 1947। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो काल अवधि थी 1951 से 1956, अर्थात जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। ठीक है, 1951 में हुई थी और यह जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित यह पंचवर्षीय योजना थी। आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना वर्तमान में बंद कर दी गई है और अब तक कुल जो पंचवर्षीय योजना देश में चली वह 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली, मतलब 1 से 12 तक चली, 2017 तक इनकी अवधि थी। उसके बाद जो है अब नीति आयोग जो पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया है और यह नीति आयोग जो है कार्य कर रही है। ठीक है, तो यह जो है नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 का जो 15 को जो इसका गठन हुआ और उसके बाद से वह कार्य कर रही है और उसका गठन जो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर ही एक तरह से हुई है, समझिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, APJ अब्दुल कलाम और राजीव गांधी। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 2 हो गया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण यह जो है 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट जो है यह नरेंद्र देव के साथ मिलकर स्थापना किया। इन्होंने जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने भूमिगत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। इन्हें जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो जैसे JP आंदोलन के नाम से जाना जाता है 1974 में, उसमें जो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और इन्हें जो है 1998 में भारत रत्न दिया गया। तो इससे संबंधित आप जो प्रश्न कई तरह से पूछ सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट का कौन सा संगठन प्रकाशन करता है? तो आपका ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। तो इसे जो है वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है। वर्ल्ड बैंक का जो गठन हुआ है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का गठन जो है कि कब हुआ था, या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था, 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है, USA में है। इसके सदस्य जो है 189 है, इसके सदस्यों की संख्या, भारत भी इसका सदस्य है। और यह जो है एक और सूचकांक निकलता है मानव पूंजी सूचकांक भी यह निकालता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि एक तो हो गया ये आपका विश्व विकास रिपोर्ट और मानव पूंजी सूचकांक भी यही विश्व बैंक की निकालती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आर्किटेक्चर के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो जो इसमें ऑप्शन है इसे देख लीजिए। कह रहा है कि प्रिज़्कट पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार और एबेल पुरस्कार। तो इसका जो ऑप्शन है आपका विकल्प 1 हो गया। विकल्प 1 हो गया। जो प्रिज़्कर पुरस्कार है, इसमें जो है यह पुरस्कार है, यह पुरस्कार को जो है नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए, यह जो है सम्मानित करने के लिए किसके आर्किटेक्चर से, नाम से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है आर्किटेक्चर, तो उसके लिए यह प्रदान किया जाता है। इसको जो स्थापित किया गया था 1979 में J.A. प्रिट्ज़कर और उनकी पत्नी सिंडी द्वारा स्थापित किया गया था इस पुरस्कार को। तो इसलिए यह पुरस्कार जो है आपको प्रिज़्कट भी कहीं मिलेगा, प्रिज़्कर पुरस्कार होता है मेनली इसका जो नाम, तो वह जो आर्किटेक्चर से संबंधित है। तो इसका उत्तर विकल्प ये हो गया।
अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है। तो संविधान संशोधन जानते हैं, अनुच्छेद का भी दिया रहता है कि अनुच्छेद जैसे 368 से जो संविधान संशोधन से संबंधित है, तो क्वेश्चन वहाँ अगर अनुच्छेद से संबंधित हो तो 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है या संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध उसमें निहित है। लेकिन यहाँ भाग से प्रश्न पूछा है कि कौन सा भाग किससे संबंधित है, चीज़ ध्यान रखें। तो इसमें जो भाग 20 है तो है संविधान का, हम जान रहे हैं कि संविधान में जो 12 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 300 और 395 अनुच्छेद है। इसमें जो है संख्या को जो A1 B का दिया है इसको काउंट करके जो है उसमें बताया जाता है कि अनुच्छेद की संख्या इतना हो गई। लेकिन जो मूल जो है जो प्रश्न यह है आज संविधान की जो मूलतः जो इसे अनुच्छेद भाग और अनुच्छेद और इसे जो प्रश्न बनेंगे अनुसूची से, तो उसमें जो है मेनली जो है यही चीज़ होगा कि 12 उसकी अनुसूची है, 22 भाग हैं और 395 जो है उसके मूल अनुच्छेद हैं। अब जो है अब इस भाग के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर भाग से क्वेश्चन पूछा है तो समझ लेते हैं और सब जो भाग में क्या क्या उपबंध है। तो जो संविधान संशोधन जो है भाग 20 में जो है से संबंधित है। फिर जो है भाग जो 15 है यह निर्वाचन से संबंधित है और भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है और भाग जो 8 है यह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इस प्रकार अगर भाग से पूछे तो आप इसे समझ जाए। प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका विकल्प जी, प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर 4 है। अगला प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है। ऑप्शन है गरुड़, मत्स्य, कूर्म और वाराह। ठीक है, तो इसमें अब जानते हैं कि विष्णु के जो 10 अवतार हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह कौन से शामिल नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो गरुड़ ऑप्शन है यह जो है ये जो 10 अवतार माने गए हैं उसमें शामिल नहीं है। इनके अगर 10 अवतारों को देखें तो उसमें मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, बारह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम है, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है और बुद्ध अवतार है और काल्पनिक अवतार के भी एक चाहे कि 10वें अवतार जो है या काल्पनिक अवतार माने गए हैं जिन्हें अभी आना है, ऐसा व्यक्त किया गया। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न के हिसाब से है तो इनका जो उत्तर है तो यह गरुड़ हो गया है आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर। करा किसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका 1 कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। लेकिन जब आप जान रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में माने कि 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है इनको। हरगोविंद खुराना को 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया जो है। ठीक है, और महात्मा गांधी की बात है तो इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। लेकिन इनके महात्मा गांधी को वर्ष 1937, 1938, 1939, 47 और 48 में इस तरह से 5 बार जो कि नामांकित के लिए भेजा गया, लेकिन नामांकित किया गया लेकिन इन्हें मिला नहीं जो है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प 1। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वह हुए थे विलियम लॉरेंस ब्रेग। इन्हें जो है कम एज में जो है यह पुरस्कार दिया गया था। इन्हें जो 1915 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। 25 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया था। इन्हें जो है एक्सरे के माध्यम से क्रिस्टल संरचना के विश्लेषण के लिए जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार जो थे इन्हें जो है कब दिया था, 1915 में दिया गया और भी भौतिकी में दिया गया और कम एज के थे, उस समय उनकी उम्र 25 वर्ष थी। वर्तमान में अगर मलाला यूसुफजई जो 2014 में इन्हें दिया गया तो वो भी जो है सबसे कम उम्र की पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता है। उस जो मलाला यूसुफ को जो दिया गया तो उसकी जो उम्र है मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, मलाला यूसुफजई को 2014 में। अगला जो प्रश्न है कि प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स संबंधित है। अब यहाँ देखिए यह दिया है कि यह किस देश से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो यह जो माइकल जो थे प्रसिद्ध तैराक जो माइकल फेल्प्स जो हैं तो ये जो है अमेरिका से थे, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के
के ये तैराक थे और यह जो है वर्तमान में जो है संन्यास ले चुके हैं, अर्थात यह जो है लगभग 2016 से ही जो है यह संन्यास ले चुके हैं पहले। अब यह जो है इन्होंने कुल 28 पदकों में सबसे सफल और सबसे अधिक सफल ओलंपिक के विजेता बने थे। इन्होंने जो ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है इन्होंने 23 लगभग जो है इन्होंने जीता है जो है। तो इस प्रकार यह एक जो है प्रसिद्ध तैराक हैं जो कहाँ के थे, अमेरिका के। वो मन की अभी वर्तमान में है, लेकिन खेल से इन्होंने जो है इस क्षेत्र से जो फिलहाल में संन्यास लिया। अगला प्रश्न है कि मेडिकल साइंस की वह शाखा जो कि किडनी गुर्दों से संबंधित है, वो कौन सी शाखा है कि किडनी गुर्दों से संबंधित है, उसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है ऑप्थेल्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑटोराइनोलेरियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 हो गया। जो नेफ्रोलॉजी है चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा होती है जो किडनी से संबंधित होती है। इसमें किडनी या गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ कार्डियोलॉजी देखें तो यह हृदय विज्ञान से संबंधित है जो है यह विषय होता है। और ऑप्थेल्मोलॉजी जो है यह जो है आपको नेत्र रोग विशेषज्ञ है, तथा नेत्र में निदान और उपचार से संबंधित जो है इसमें अध्ययन शामिल होता है। और ऑटोराइनो जो लेरियोलॉजी है यह जो है या राइनो के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जो है किस भाषा में अपनाया गया था, ठीक है। अभी देखिए प्रश्न की जो है चर्चा अभी हम पिछले वाले जब सेट कर रहे थे वहाँ था और हमने बताया था कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और देखिए प्रश्न यहाँ आ गया। तो इस प्रकार आप लोग जो है इससे जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं जो है इस सीरीज का। जो है भारत में जो राष्ट्रगान जो अपनाया गया उस किस भाषा में अपनाया गया, देखिए हिंदी है, मराठी है और यह असमिया है तो और बांग्ला है। तो यह जो है बांग्ला भाषा में अपनाया गया था। यह जो राष्ट्रगान है मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो बंगाली भाषा में जो है यह बनाया गया था। बाद में यह जो है और भी भाषाओं में जो है इसका हुआ, लेकिन ये मूलतः जो है यह बंगाली भाषा में इसे गाया गया था, ठीक है। और भारत ने जो है इसे अपनाया भी गया था तो बंगाली भाषा के रूप में ही, ठीक है। बाद में फिर जो है इसे यह जो 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में जो स्वीकार किया गया जो, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प 4 हो गया। अगला है कि सोने का प्रतीक क्या है, Mg, Hg, Au, Ag। आप जानते हैं जैसे कि Mg मैग्नीशियम हो गया, Hg। तो इस तरह से जो शॉर्ट जो है प्रतीक दिए हुए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो सोने का जो प्रतीक होगा तो उसे मैं रासायनिक जो रूप से इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे। तो ये जो है सोने का जो रासायनिक एक जो प्रतीक रूप है इसे जो है हम लोग Au कहते हैं। इसे लैटिन में सेरम कहते हैं इसको जो है। तो उसी को ओरम जो है AURO होता है, तो उसी को जो शॉर्ट में Au के नाम से जानते हैं, जो कि वह सोना एक रासायनिक तत्व है उसका जो है एक प्रतीक रूप है इसे जो है, ठीक है। यह जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। रासायनिक रूप से सोना जो है एक धातु है और एक समूह एक राला का एक तत्व जो है यह बहुत कम क्रियाशील तत्वों में से जो है एक है और मानक परिस्थितियों में यह ठोस होता है, ठोस रूप में यह पाया जाता है जो है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इस सेशन का जो यह अंतिम प्रश्न है और इस प्रकार हमने जो है प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी ऑप्शनों को लेकर जो है एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जिसका अभी 2 सीरीजों में हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएं, तो आप लोग इस सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसका जो है लाभ उठाएं ताकि जो अप्रैल 2023 को जो एग्जाम निर्धारित है उसमें आप GS सेक्शन में आप अच्छे से अच्छे कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।